गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था फिफ्थ चैप्टर ओम्स लॉ हमने उसमें स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ओम्स लॉ जो था वो टू टाइप्स का होता है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। अब आप ये सोचेंगे कि हमने तो ओम्स लगाया था, ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब ये दो टाइप्स के हैं, दो टाइप्स और कुछ नहीं है, वही है जनरल। जैसे माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है सूक्ष्म रूप और बृहद रूप, है ना। तो सूक्ष्म रूप जो है माइक्रोस्कोपिक वो है J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म वही है V इज इक्वल्स टू आई आर। अब आज हम इन दोनों को डिराइव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें डिराइव करना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो फर्स्ट इज J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई को हमें डिराइव करना है। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई के लिए हमने सबसे पहले I का फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, I के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे इसको। I इज इक्वल्स टू, या फिर J से ही स्टार्ट कर सकते हैं, J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए पढ़ा था हमने, आप सभी को याद होगा अच्छे से। J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। अब I की वैल्यू हमने जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, एन ए ई वी डी, एन ए ई वी डी अपॉन ए। आप लोगों को सभी को ध्यान होगी, वापस देख लो। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। जनरली फॉर्म हमने ओम्स लॉ की मैक्रोस्कोपिक पढ़ी है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब ये एक और फॉर्म है इसकी, J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, टिपिकल भी नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा याद करना है इसमें कि J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई होता है। वो कैसे होता है कि J इज इक्वल्स टू, वी नो दैट वेरी वेल, I अपॉन ए। I इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो a से a यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एन ई वी डी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वी डी का वो था ई टॉ बाय एन, तो हम वो फॉर्मूला इसमें रख देंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ देख लो, एन ई और ये है ई टॉ बाय एन, तो हम इसको लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर ई टॉ बाय एम। ओके, अब हमने पहले भी देखा कि एन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कांस्टेंट होता है, एम भी कांस्टेंट होता है। इसको हम अगर एक ब्रैकेट बना ले तो क्या वैल्यू हो जाएगी, J इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। ठीक है, ये सारे कॉन्स्टेंट्स को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और यहाँ पर हमने लिख लिया E, और इन सभी कॉन्स्टेंट्स को हमने नाम दे दिया सिग्मा E। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन गया, J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। ठीक है, तो सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी, है ना, चालकता, जो पदार्थ होता है उसकी चालकता। तो सिग्मा इज अ कांस्टेंट एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ओके, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि J इज इक्वल्स टू आई बाय ए। ओके, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, J इज इक्वल्स टू सिग्मा है, तो J के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। J इज इक्वल्स टू आई बाय ए एंड वैल्यू ऑफ द आई इज एन ए ई वी डी, 8 through 8 throughout cancel, and the value is n e v d, and v is the here drift velocity, एन ई टॉ बाय एम, तो एन ई स्क्वायर ई टॉ बाय एम। जो कॉन्स्टेंट्स हमने हम मतलब अलग अलग कॉन्स्टेंट्स को ध्यान रखने की बजाय हमने सबको मिला के एक छोटा कॉन्स्टेंट बना दिया सिग्मा, और उस कॉन्स्टेंट को हमने नाम दे दिया कंडक्टिविटी। तो यहाँ हो गया हमारा कंडक्टिविटी हो गया एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। तो ये हमारा फॉर्म हुआ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जनरली हम बहुत ही कम यूज करते हैं, और इसी फॉर्म से हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को डिराइव कर रहे हैं। क्योंकि पहले वाले वीडियो में ओम्स लॉ क्या था वो तो हमने देख लिया था, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं देखा था। तो फर्स्ट डेरिवेशन फॉर J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, एंड सेकंड डेरिवेशन इज फॉर V इज इक्वल्स टू आई आर। तो इसी के आगे अगर हम चलेंगे तो हमें V इज इक्वल्स टू आई आर में मिल जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
हमने अभी तक किया था सूक्ष्म रूप को, माइक्रोस्कोप फॉर्म को, अब हम करेंगे स्थूल रूप को कैसे डिराइव करना है ना। तो ये स्थूल रूप जो है जिसको हमने कहा है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, सेकेंड नंबर पर बता देते हैं कि हम मैक्रोस्कोपिक फॉर्म को यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, है ना। स्थूल रूप सूक्ष्म रूप से वही छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, तो इस सूक्ष्म से हम चलेंगे स्थूल की तरफ। तो हमारा हो जाएगा जे की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, आई बाय सिग्मा, और ई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, वी बाय एल। अब आप इसको देखे समझ ही जाए कि देखो वी भी आ गया, आई भी आ गया, बचे हुए हमको सिर्फ कॉन्स्टेंट्स डालना है, तो हम वैल्यू रख देते हैं। कैसे कि v की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो v इज इक्वल्स टू आई बाय ए, तो ऐसे कैसे रहेगा, l नीचे है तो ऊपर और सिग्मा ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म बन गया v इज इक्वल्स टू एल सिग्मा आई अपॉन ए। इसका मतलब हमें क्या करना है, l रो आई बाय ए, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को अलग लेना है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, आई ए सिग्मा, ये सारे कॉन्स्टेंट हो गए, और v इज इक्वल्स टू हो जाएगा v इज इक्वल्स टू आर आई। अभी r क्या बन गया है ना, r इस सब कांस्टेंट को, जैसे पहले हमने सारे कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट बनाया था, सिमिलरली हम इसमें भी सारे कांस्टेंट्स को मिला के एक कांस्टेंट बनाएंगे। तो वो कांस्टेंट बन गया हमारा i, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो r की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ से, r इज इक्वल्स टू एल रो बाय ए। अब ये रो कहाँ से आया, हम तो सिग्मा लेके चल रहे थे, तो सिग्मा रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा। तो ये कंडक्टिविटी है, तो ये रेजिस्टिविटी, मतलब ये फ्लो कर, ये किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी मतलब कितना वो करंट फ्लो कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है किसी भी एक सैंपल के लिए, किसी भी स्पेशल वायर के लिए जो किसी सब्सटेंस का बना हुआ है। तो रेजिस्टिविटी क्या बता रहा है, उसका रेसिप्रोकल। सो द रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी। हम इसको लिख भी लेते हैं, रेसिप्रोकल of conductivity is resistivity। इसको हम स्पेशल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो हम अभी आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कि चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता कहते हैं, आप नोट कर लीजिए भले कि चालकता के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ क्या वैल्यू आई है, v इज इक्वल्स टू आई रो ए बाय ए, इधर और इधर आई, तो ये सारा मिलके हमारा क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया, ठीक है। ये कांस्टेंट में चेंज हो गया r में, जिसको हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे, रेजिस्टेंस। ओके, तो हमारा फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल्स टू आई आर, और r की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई थी यहाँ से, l रो बाय a भी लिख सकते हैं, और l ए सिग्मा भी कह सकते हैं कि रो ऊपर है तो सिग्मा नीचे, क्योंकि दोनों एक दूसरे कैसे रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है। अब इसी में हमने देखा कि एक टर्म तो आ गई आर, एक टर्म आ गई सिग्मा, और एक टर्म आ गई रो और सिग्मा। तो अब हम इन तीनों टर्म को अलग से पढ़ते हैं, जिसे हम कहेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और चालकता, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब आपको दोनों फॉर्म समझ में आ जाने चाहिए, पहला फॉर्म क्या था माइक्रोस्कोपिक और दूसरा फॉर्म क्या था मैक्रोस्कोपिक। जनरली हम कहते हैं ओम्स लॉ, v इज इक्वल्स टू आई आर, तो वही आपको याद रखना है। बट आपसे अगर जनरली पूछा जा सके कि अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है, सूक्ष्म रूप क्या है किसी भी इसके लिए लॉ के लिए, ओम्स लॉ के लिए, तो आप इसे बता सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और चालकता। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप सबको पता ही होगा अच्छे से, क्योंकि हम 10th क्लास में भी अच्छे से हमने प्रतिरोध और उसके बारे में पढ़ा है, ओम के नियम के बारे में, कि जो अगर कोई भी सैंपल अगर हमारे पास बना हुआ है, ये कोई भी कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कंडक्टर वही होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है, ठीक है। तो अगर इसमें आवेश जो है, जो चार्जेस जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो चार्जेस क्या होते हैं, मूव कर रहे हैं, और वो इजीली मूव कर रहे हैं। जब आपने इस पे क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो ये चार्जेस क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, ओके। लेकिन मूव करने के बाद क्या होगा कि जो चार्जेस हैं वो उनके मूव करने के रास्ते में, जैसे कोई भी अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर आ गया, कोई भी दूसरी चीज आ गई, तो वो रुकावट आ गई ना, तो
कोई भी जो अपना कंडक्टर है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट opposes flow of current, है ना। धारा प्रवाह के बीच में जो बाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट opposes flow of current, है ना। तो धारा प्रवाह के मध्य उत्पन्न बाधा या अवरोध किसी चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। अभी अगर ये किसी भी चीज का प्रतिरोध है और तो ये किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करेगा। तो ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? ये सबसे पहले डिपेंड करता है लंबाई पर, लेंथ पर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल, जिसको हम काट क्षेत्र भी कहते हैं। एरिया, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया एरिया। जनरली इस पर डिपेंड करता है। और नेचर पर, कि वो जो कंडक्टर है, जो वायर है, वो कौन सा वायर है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, या किस टाइप का वायर है। तो प्रकृति पर, किसकी प्रकृति पर? है ना, नेचर ऑफ कंडक्टर। तो कैसा चालक है उन सब पर वो डिपेंड करता है। तो ये अगर वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है? ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसको हम R से नोट करते हैं। R इज प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ की तो प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है। जितनी ज्यादा दूरी होगी, जितना ज्यादा हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जितने ज्यादा दूर तक जाएंगे उतने ज्यादा पत्थर आएंगे रास्तों में। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा, जैसे 4 पत्थर है, थोड़े कम एरिया में तो पास पास रखे जाएंगे, और 4 ही पत्थरों को अगर आप दूर दूर बहुत बड़े एरिया में रख रहे हो तो बहुत ज्यादा कम लगेगा ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड नेचर है, तो इसको हम शो नहीं करेंगे। तो इन दोनों को मिलाने पर हमारा फॉर्मूला बनता है R इज प्रोपोर्शनल टू L by A एंड R इज इक्वल्स टू रो L by A। ओके, जो फॉर्मूला अभी पहले हमने लिखा था, अब हमने उसको डिराइव भी कर लिया है। कैसे? कि R जो है L के प्रोपोर्शनल है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो फॉर्मूला इज R इज प्रोपोर्शनल टू R रो L by A, where रो इज द रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, या इसको स्पेशल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये कैसा है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही ट्रिकी चीज ध्यान में रखनी है, जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। कैसे? प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, दोनों एक जैसे वर्ड लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस पे आपको एक चीज ध्यान में रखती है कि रेजिस्टेंस जो है नेचर पे तो डिपेंड करता है, ठीक है, साथ ही साथ लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो एक कांस्टेंट है, वो केवल नेचर पे डिपेंड करता है। जो रो है ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वायर, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक 10 सेंटीमीटर का लेंथ का वायर है और एक 20 सेंटीमीटर लेंथ का वायर है, तो किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? अगर वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो आप कहोगे कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, जो कि केवल नेचर पे डिपेंड। आपको लिखा ऐसे लिख दिया कि जो वायर बना हुआ किसका बना हुआ है? कॉपर वायर है। कॉपर वायर है तो भले वो 10 सेंटीमीटर का हो, चाहे 20 का, चाहे 50 का, चाहे 1000 सेंटीमीटर का, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा जितनी दी हुई होगी क्वेश्चन में उतनी ही रहेगी, है ना, फिक्स रहेगी। लेकिन अगर आपको कहे रेजिस्टेंस की 10 सेंटीमीटर लेंथ की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी है 20 की, तो R इज प्रोपोर्शनल टू A है, तो आप लिखेंगे कि जो 20 सेंटीमीटर वाला होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा भी जाता है, तो आप इसको ध्यान में रख लेना कि रेजिस्टिविटी जो है नेचर पे डिपेंड तो करता है, साथ ही साथ L और A पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन
रो जो है ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर जो आपने यूज किया। ओके, अब यहाँ पे आप इनके यूनिट्स भी देख लीजिए। आर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ये लिख देते हैं हम, यूनिट ऑफ आर इज वेरी वेल नो, आर इज इक्वल टू ओम। ठीक है, तो आर को किस में नोट किया जाता है, ओम में। ओके, और जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ओम इनटू मीटर। कैसे आएगा कि रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल होता है, और आर जो है वो रेजिस्टेंस इसमें नोट करते हैं ओम में, और एरिया मीटर स्क्वायर में, और लेंथ मीटर में। मीटर टू मीटर कैंसिल, द फाइनल फॉर्मूला इज ओम इनटू मीटर। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी को क्या सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, और उसको कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के उल्टे, है ना। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जो सिग्मा जो होता है उसका होता है, मीटर तो है तो मीटर को तो हमने पर मीटर लिख दिया क्योंकि इसका उल्टा है, और ओम को आप ऐसे लिख सकते हैं ओम की पावर -1, या फिर आप लिखेंगे महो, मतलब आपने इस स्पेलिंग को उल्टा कर देना है ना, तो महो पर मीटर। तो ये आपका हो जाएगा कंडक्टिविटी के लिए, और ये हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी के लिए। और इन दोनों के फॉर्मूले जो थे ना, सिग्मा एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम फॉर सिग्मा, यहाँ लिख देते हैं एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम फॉर्मूला है आपका सिग्मा के लिए, और इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। तो ये फॉर्मूला इसके लिए हो गया, ये फॉर्मूला हमने इसके लिए बना दिया, और इसका यूनिट और डायमेंशंस भी लिख सकते हैं। ओके, अब एक डायमेंशंस और बाकी रह रहा है, वो हम इसी में लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले डायमेंशन आती है रेजिस्टिविटी की, तो आपको उसका भी उल्टा करना है। कैसे करना है, रो की जो होती है डायमेंशन m1 l3, ठीक है, t-3 और a-2 याद कर लीजिएगा। तो सिग्मा की क्या हो जाएगी, उल्टा इसका 1 है तो m-1 l-3 t3 a2, ये हो गए दोनों के फॉर्मूले। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है और कंडक्टिविटी क्या है, इनको हमने समराइज कर दिया है। अब आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।